फर्स्ट हमारा टॉपिक जो हमें मिला था वो है सिस्टम अप्रोच। इसमें हम लोग फर्स्ट इलेबोरेट करेंगे सिस्टम अप्रोच को, बाद में जो सेकंड मेरे साथ मरियम है वो इसको एक्सप्लेन करेंगी सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम फिलोसफी को। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास जो सिस्टम है उसमें हमारे पास सिस्टम अप्रोच में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या है हमारे पास। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट किया सिस्टम को। अ सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स और पार्ट्स फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स होल। कि जो एक आपका सिस्टम है वो कंबाइन होता है कुछ चीज़ों के साथ और कुछ पार्ट्स के साथ, जिससे आपको पता चलता है कि ये एक प्रॉपर सिस्टम है। और जब तक वो पार्ट्स और थिंग्स कनेक्ट नहीं होती या कंबाइन नहीं होती तब तक वो होल कंप्लीट नहीं बनता आपके पास। सेकेंड वन, आपके पास एक स्टेटमेंट है, अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड बट सेपरेट पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक जो सिस्टम है वो एक सेट है जो कि आपस में इंटर रिलेट कर रहा है, लेकिन जो उसके पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट वर्क कर रहे हैं टूवर्ड्स अ कॉमन पर्पस, लेकिन जो उनका पर्पस है वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द अरेंजमेंट मस्ट बी ऑर्डरली। जो उनकी अरेंजमेंट है वो ऑर्डरली है, यानी कि प्रॉपर अरेंज हुआ है। एंड देयर इंटरेक्शंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड फाइनली दिस इंटरेक्शन शुड लीड टू अचीव अ कॉमन गोल। अरेंजमेंट, बेसिकली अरेंजमेंट का पर्पस यही है कि वो स्टेप बाय स्टेप वो वर्क करेगा। इस तरह नहीं होगा कि पहले एक पार्ट है फिर उसके बाद तीसरा है या चौथा, इस तरह वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल उनके साथ एक प्रॉपर एक लाइन चल रही है, या आप क्यों कह लें कि आप एक के बाद एक ही उसका जो पार्ट है या थिंग है वो अपना परेट कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही वो अपना कंप्लीट जो उसका गोल है वो अचीव कर पाएगा। ठीक है, एक सिस्टम है, मैं इसको अब दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिस्टम अप्रोच। इसकी फर्स्ट लाइन है, दिस अप्रोच इज एसेंशियली अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। हमारा आज का टॉपिक जो है वो सिस्टम अप्रोच है। सिस्टम अप्रोच में ये चीज़ अब आपको बताना चाह रही हूँ मैं कि जो सिस्टम अप्रोच है बेसिकली जब एक फॉर्म होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उसको हम लोगों ने सॉल्व करना होता है ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टिल वर्क कर सके। और दिस अप्रोच इज एसेंशियली अ वे ऑफ थिंकिंग। ये जो अप्रोच है वो एक थिंकिंग, एक वे है सोचने का अबाउट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स के बारे में एक सोचने का वे है हमारे पास। दिस अप्रोच व्यूज एन ऑर्गेनाइजेशन एज इंटररिलेटेड पार्ट्स विद अ यूनिफाइड पर्पस सर्वाइविंग इन इट्स एनवायरनमेंट। हमें एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फर्म को जब हम चलाते हैं तो हमें उसके लिए उसका इन्वायरमेंट सबसे पहले हमारे पास होता है कि हम उस इन्वायरमेंट को कैसे लेके चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम था वो सिस्टम बिल्कुल बनता ही ऐसे जब उसके पार्ट्स आपस में इंटर रिलेट होते हैं। और हमारे पास दूसरी चीज़ ये आ गई है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि हमारे पास एक तो डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट आपके पास आ गया, उसके अलावा एक सिस्टम, फर्स्ट पे एक सिस्टम आता है, उसके बाद उसके सब सिस्टम्स आते हैं, सब सिस्टम्स के बाद उसके भी सब सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जांपल के साथ आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्टली के ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट, और उसका जो हमारे पास एक सिस्टम आ रहा होता है प्रॉपर, कि हम इस प्रोसेस के बगैर हमारा दूसरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। Next line है, the system theory looks at an organization as a whole, examining all relevant organizational variables. And the fourth one is the main thrust of this approach is on the interdependence and interrelatedness of the various subsystems. Subsystems में मैंने आपको बताया है कि first अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से इलेबोरेट कर देती हूँ कि अगर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ हमारे पास डिपार्टमेंट होते हैं। हमारे पास इसमें आ जाता है कि एचआर डिपार्टमेंट होता है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट होता है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, हमारे पास प्रोडक्ट जहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट बनानी होती है वो वाला हमारे पास डिपार्टमेंट होता है। अब एचआर हमारे पास एक सिस्टम हो गया ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और जब सब सिस्टम्स, यहाँ पे इसका सब सिस्टम्स का मतलब ये है कि फर्दर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में। ऑर्गेनाइजेशन तो हम चला रहे हैं, लेकिन जब हम एक
ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम हायर करना चाह रहे होते हैं, तो वो एक टीम तभी हायर होती है जब वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजरती है। मतलब कि अगर फर्स्टली हम एचआर डिपार्टमेंट पे हमें जाना पड़ता है, वहाँ पे हमारे पास हमने कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करना होता है। देन हम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, फिर हम प्रोडक्ट वाले प्रोसेस से गुजरते हैं। देन उसके बाद हम प्रोडक्ट के बाद हमारे पास जो आती है बिल्कुल हमारे पास जो आता है वो आउटपुट आती है। यानी कि हम एक सीखने के प्रोसेस से गुजर कर हम एक अपने प्रोसेस पे जाते हैं, जो कि होता है कि हमने जो कस्टमर को देना होता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड करिए। This approach also gives the manager to see the organization as a whole and as a part of the larger external environment. यानी कि ये जो अप्रोच है वो एक हमारे जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। वो उनको एक डिसीजन लेने के लिए उनको डिसाइड एक डिसीजन मेकिंग का उनको जो है वो प्रोवाइड करता है, एक एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि जो हमारे मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं। Next line है system oriented manager would make decisions only after they have identified impact of these decisions on all other departments and the entire organization. सेकेंड वन, यहाँ पर जब वो डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं और उसके बाद उनको पता होता है कि हमने जब ये डिसीजन मेकिंग की है और बाकी जो डिपार्टमेंट पे इसका क्या असर होगा। जब तक वो एक प्रोडक्ट के बारे में उनको नॉलेज नहीं होगा या वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे तो वो बाकी टीम को उस तरह लेकर उसको लीड नहीं कर पाएंगे बाकी टीम को। जस्ट एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर इंटर रिलेटेड। ये जो सारे डिपार्टमेंट हैं आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं। फर्स्टली हमारे पास आ गया कि हम एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने कंपेयर किया, उसके बाद हमारे पास सब सिस्टम्स आ गए थे। सब सिस्टम्स में मैंने आपको बताया था कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आ सकता है, हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आ जाता है, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आता है एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर इंटर, आपस में सब इंटर रिलेट है। यानी कि अगर इनमें से एक भी डिपार्टमेंट मिस हो जाएगा तो हम अपना क्राइटेरिया या प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ सिस्टम अप्रोच, यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जिसको जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम प्रॉपर सरवाइव नहीं कर पाएंगे इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं। फर्स्टली है ओपन सिस्टम। द ट्रेडिशनल थ्योरी ट्रीटेड ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्लोज सिस्टम। ये ट्रेडिशनल जो हमारी पुरानी थ्योरी थी वो इसको एक क्लोज सिस्टम, हम पहले से जितने भी हमारे पास सिस्टम्स आते थे वो क्लोज होते थे, यानी कि हम उनमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते थे, उनको उन चेंजिंग्स को लेके हम सर्वाइव नहीं कर पाते थे इन्वायरमेंट में। बट मॉडर्न थ्योरी इट इज एज ओपन सिस्टम, यानी कि ये जो अब मॉडर्न थ्योरीज जो आ रही हैं वो हमारे पास ओपन सिस्टम में ही है, विच हैज कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शंस विद द इन्वायरमेंट, जिसको हम जिसमें चेंजिंग्स भी ला सकते हैं, हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजिंग्स लेकर आ सकते हैं। सेकेंड one is adaptive system. It is related to the environment. जैसे कि हमने इन्वायरमेंट में कुछ चेंजिंग्स लेकर जब आते हैं प्रोडक्ट के हवाले से, लेट्स सपोज हमने एक मार्केट में प्रोडक्ट अपनी भेजी है, जब तक उसका पॉजिटिव फीडबैक कोई भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है उस चेंजिंग्स को लेके। यानी कि अब हमें पता है कि अगर ये जो मैनेजर का काम होता है उसको पता है कि उसने जब नेगेटिव या पॉजिटिव चेंजिंग्स के साथ अपने आप को कवर करना है, या अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको कैसे कवर अप करना है, या पॉजिटिव आ रहा है तब कैसे कवर अप करना है, या उसको अपने बिजनेस को इन्हांस करना है। तो इस हवाले से जो भी चेंजिंग्स आ रही है ना वो ओपन सिस्टम में ही आती है कि हम ओपन सिस्टम में रहकर इन चेंजिंग्स को हम कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एडेप्टिव सिस्टम में ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ मैं कि इट हैज़ टू एडजस्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि हम एडजस्ट करना पड़ता है इस जो चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज लेकर आए हम उसको एडजस्ट करना भी एक आपके पास स्किल है। जब तक आप उसको प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका है ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। द ऑर्गेनाइजेशन इज लुक्ड एज अ होल विच मीन्स दैट इज बिगर देन द सब सिस्टम कंबाइंड। आप ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल ही लेके चलेंगे, जब तक सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा आपका, सिस्टम में आपके सब सिस्टम्स भी सब डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, उसके अलावा भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, जब तक आप उनको प्रॉपर नहीं लेकर चलेंगे तब तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो नहीं कर सकते।
Last one is boundaries. The organization provide boundaries which separate it from other systems. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक अपनी बाउंड्रीज प्रोवाइड करती है अपने एजेंट के लिए, अपने एचआर डिपार्टमेंट के लिए, अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, कि ये कुछ आपकी बाउंड्रीज हैं, जब तक यानी कि उसी में रहकर आपने अपना सारा वर्कआउट कंप्लीट करना है। इसके कुछ एलिमेंट्स भी हैं, फर्दर मैंने इसको एलेबोरेट नहीं किया क्योंकि हमारे पास कुछ ये एलिमेंट्स हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स, शेयर्ड वैल्यूज। इसमें इसलिए मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की क्योंकि ये वो वर्ड हैं जो कि हमारे रेगुलर यूज में है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर यूज में होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एलेबोरेट कर देती हूँ। ये स्ट्रेटेजी है कि हमारा एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि हमने इसको अचीव करना है। स्ट्रक्चर इट मींस कि हम लोगों ने खुद से प्लानिंग करनी है कि हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करना है और किस फर्स्ट स्टेप है, फिर सेकंड स्टेप है, फिर थर्ड स्टेप है। हमने इस तरह इसको एलेबोरेट प्री प्लानिंग के साथ चलना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स में ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं। स्टाइल है, स्टाफ के बगैर, बाकी नेक्स्ट है स्टाफ के बगैर तो आपका कोई भी फॉर्म ग्रो नहीं कर सकता, यानी कि वो ग्रो के अलावा वो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे ही नहीं आ सकता जब तक स्टाफ नहीं होगा वहाँ पर। इसके अलावा स्किल्स होती हैं। स्किल्स ये होती हैं कि कुछ हम लोगों ने एजेंट्स या कुछ अपने वर्कर्स हायर किए होते हैं कि जो एक अच्छी टेक्निक के साथ, अच्छे स्किल्स के साथ जो उनके पास होती हैं, वो उसको अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं ताकि हम अपनी मार्केट में एक अच्छे तरीके से अपनी वैल्यू को मेंटेन कर सकें या अपना जो है फर्म की ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। लास्ट में अपनी शेयर्ड वैल्यूज इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें यह है कि जब तक आपके पास आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू शेयर नहीं होगी या आपके पास फीडबैक नहीं आएगा, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप पॉजिटिव वे में जा रहे हैं या आप नेगेटिव वे में जा रहे हैं। इसलिए इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास एडवांटेजेस आ जाते हैं ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के एडवांटेजेस क्या हैं? इट फैसिलिटेट द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के दरमियान में जो इंटरेक्शंस आती हैं। नेक्स्ट वन इज इट एम्स एट मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मैनेजमेंट। हमारे पास एक जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के एनालिसिस होते हैं, वो एक उनका एक गोल सेट होता है, उनका एक पर्पस सेट होता है हमारे पास, हमें उसको कंप्लीट करना ही पड़ता है। Last one is it guides manager to avoid analysis problem in isolation and to be develop an integrated approach। और ये लास्ट जिस तरह पहले भी आपको बताया गया था कि ये मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल होता है, गाइडेंस होती है ताकि वो अपने जो उनका एक प्लेटफॉर्म है उसी के साथ पॉजिटिव वे में वर्कआउट कर सकें, उनको किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं, जैसे कि हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं उसी तरह डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस में आता है आपका ये ओवर कॉन्सेप्चुअल, यानी कि ओवर कॉन्सेप्चुअल मीन्स कि आपको इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन दोनों में इंटरेक्शन करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप इन्वायरमेंट को प्रॉपर आप उसको रीड आउट करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपने क्या चीज़ आगे अपने लेकर आनी है मार्केट में या क्या चीज़ नहीं लेकर आनी। इसलिए आपको ओवर कॉन्सेप्ट होना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचना पड़ता है अपने हर लिहाज से। इट कैन नॉट बी इजीली एंड डायरेक्टली अप्लाइड टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। और हर चीज़ ये इतना इजी नहीं है कि आप अपनी हर चीज़ को प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी इजीली एंड डायरेक्टली अप्लाइड। ये इजीली और डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। मतलब ये इसका यहाँ पर है कि अगर एक चीज़ है, एक एचआर डिपार्टमेंट का एक जो वर्कर है उसको ज़रूरत है एक प्रोसेस कंप्लीट करवाने की, वो जो उसने टेक्निक यूज़ किया ज़रूरी नहीं कि वो हर टेक्निक दूसरे वर्कर के लिए भी यूज़ हो, इसलिए ये इजीली और आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हर वर्कर के लिए। नेक्स्ट सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम फिलोसफी है हमारे पास, जो कि मरियम इलेबोरेट करेंगी नेक्स्ट। जैसे कि सहर ने सिस्टम अप्रोच का पूरा टॉपिक क्लियर किया, ऐसे ही सिस्टम एनालिसिस अगर ना हो तो फिर हम लोग अपने सिस्टम को, अपने प्रोजेक्ट को, जैसे कि आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, उसमें हम लोग बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकते। सिस्टम एनालिसिस जो है हमारे पास वो क्या है? सिस्टम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग अ प्रोसीजर और बिजनेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट्स गोल्स एंड
purposes and create systems and procedure that will achieve them in an efficient way. इसमें अब यह है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, अपने बिजनेस में यूज करते हैं, उसको एक अपने अचीविंग गोल तक पहुंचने के लिए हम लोग उसको एक एफिशिएंट वे देते हैं, और जो हम सिस्टम क्रिएट करते हैं उसको पहले हम लोग एनालाइज करते हैं, देन हम लोग आगे मूव करते हैं. मैम नेक्स्ट स्लाइड. अब इसके कुछ आपके पास बेनिफिट्स हैं. सिस्टम एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले हम लोग इसकी काफ़ी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसको हम लोग को सॉर्ट आउट करने के लिए ये इनको देखना पड़ता है, ये एनालिसिस करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है ये सिस्टम्स को. मरियम, आप यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस का पर्पस एक्सप्लेन कर दें अगेन. मैम इसका पर्पस ये है हमारे पास कि हम लोग जब हम लोग अपना एफिशिएंट वे में हम लोग एक अपना गोल जो है वो अचीव करेंगे, उसके लिए हम लोग सिस्टम को एनालाइज करते हैं. That's it. जी मैम. Okay. फर्दर कंटिन्यू करें. There are many reasons why you might want to analyze a system. कि हम लोग सिस्टम को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, उसके लिए काफ़ी reasons हैं. These includes learn to use system that somebody else created for planning new system and reducing errors when problem solving. जब हमें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हुए अगर कोई भी उसमें इशू या कुछ भी एरर्स रिजॉल्व करने हो, उनको रिड्यूस करना हो, तो फिर हम लोग ये हमारे लिए वहाँ पे हेल्पफुल होता है. Sometimes systems analysis is a necessary. For example, if you buy a company. अब इस एग्जाम्पल को थ्रू आउट करने, इस एग्जाम्पल को रीड करने से, इसको समझने से हम लोग का आइडिया हो जाएगा कि हम लोग सिस्टम एनालिसिस को कैसे कवर अप कर सकते हैं. हम उसको मीन्स के अपने रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग अपने एरर्स को, और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, जो हमें इसको एनालाइज करने के बाद सिस्टम को हमें आइडिया होता है जिनका. If you buy a company and want to hire your own staff, you might find out that you are now an owner of a series of systems you know nothing about. It might be impossible to use the system until they are analyzed, especially if all the original staff are gone. This can happen on a much smaller scale when you start a new job or move to new department. अगर हम लोग सिस्टम, अब एक कंपनी है जिसमें हम लोगों ने अपना स्टाफ हायर किया, उसमें हम लोग अपने सिस्टम को उस कंपनी के उस ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाने के लिए हम लोग जो सिस्टम हम लोग हायर करते हैं, जो स्टाफ हायर करते हैं, वो ओरिजिनल होना चाहिए. उसको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हम लोग अपना ये डिपार्टमेंट हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे इसको बेस्ट बना सकते हैं. और ये अगर तो वो स्मॉलर स्केल में है, तो वो हम लोग जब हम उस डिपार्टमेंट में मूव करते हैं, तो उसमें हमें हर वर्क के लिए एक अलग स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है. फिर उसको उस सब्जेक्ट का जब उस काम का जब आइडिया होता है, तो फिर हम लोग उस प्रोजेक्ट को इजीली हम लोग आगे लेके चल सकते हैं, और अपना गोल जो है वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं, और वो प्रोजेक्ट को हम लोग इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं. Installing a new system, whether it is a home entertainment center, a factory production lines, or a way of working is an office, require proper planning. सिस्टम फिलॉसफी पर आ जाए. मैम सिस्टम फिलोसफी, ओके मैं स्टार्ट करते हैं. A personal project leadership philosophy is a summary of the guiding principles, beliefs and practice that shape the way you lead projects and team. मैम सिस्टम फिलोसफी हमारे पास ये चीज़ है कि हम लोग कौन सी चीज़ें, कौन से प्रिंसिपल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बिलीफ यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करेंगे, जो उसमें हम लोगों ने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं अपने टीम और प्रोजेक्ट को साथ लेके चलने के लिए. प्रोजेक्ट लीडरशिप फिलोसफी आउटलाइन, उसमें 3 पार्ट है हमारे पास. फर्स्ट वन ये है, पार्ट 1 सेट द कॉन्टेक्स्ट.
उसमें हम लोग ये डिफरेंट चीज़ें क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारी फिलोसफी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, कि हमारे प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट क्या है, उसको हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट इंडस्ट्री आर यू इन, कि इंडस्ट्री में क्या है, इज इट हैवीली रेगुलेटेड। एंड नेक्स्ट वन ये, डू यू हैव सम फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन वे योर टाइम ऑर्गेनाइज इट वर्क, कि हमारा वो उसमें हम लोग इजीली वर्क कर सकते हैं, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है टीम में कि हम लोग इस वर्क को ऑर्गेनाइज कर सकें। ऑल ऑफ दिस इज important to get on paper, so that you can see the way in your default style work with and against your current context। फिर हमारे पास इजी वे होता है कि हम लोग उसको कैसे हम लोग उसे हैंडल करेंगे। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग उसको एक पेपर पे राइट डाउन कर लें, उन प्रिंसिपल्स को और उन चीज़ों को फॉलो करते हुए हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्लियर करें। बिल्ड द अप्रोच, सेकंड पार्ट ये है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट लीडर डू यू वांट टू बी, कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कैसे लीड होगा या हम लोग उसे कैसे करना चाहते हैं। व्हाट आर योर वैल्यूज, सेकंड पॉइंट ये, और उसकी वैल्यूज इम्पोर्टेंट, जैसे शेयर्ड वैल्यूज का सहर ने बताया था कि वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऐसे ही ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसे कैसे आगे इसमें यूज कर सकते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज लीडर एंड हाउ कैन यू लेवरेज देम। मैम इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है कि इसमें सिंपल यही हम कह सकते हैं कि एक लीडर को चाहिए, जो हमारा प्रोजेक्ट लीडर है वो कैसे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है और उसको सबको उस प्रोजेक्ट को लेके कैसे चलना है। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है कि इंटरप्ट करी मरीम, यहाँ पर ये लाइन आएगी, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एज अ लीडर, कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एज अ लीडर क्या होनी चाहिए, कि आपकी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि हाउ कैन यू लिवरेज देम, आपने लिवरेज कैसे देनी है। आप एज अ अगर टीम लीड परफॉर्म कर रहे हो तो आपने खुद को कैसे लिवरेज देनी है, और अगर आप कुछ 5 या 6 बंदों को आप एज अ वर्कर्स को आप डील कर रहे हो या उनके एज अ टीम लीड परफॉर्म आप कर रहे हैं, तो उनके साथ आपने किस तरह का बिहेवियर रखना है और उनको कैसे आपने लिवरेज देनी है। इसलिए ये चीज जरूरी है यहाँ पर कि जब तक आपकी टीम आपसे सेटिस्फाई नहीं ना होगी तो आप एक टीम को उसकी परफॉर्मेंस पे उस पे क्वेश्चन मार्क आएगा कि आप उसको लेकर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपकी जरूरी है कि आप एज जब टीम लीड परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके एजेंट्स के साथ अच्छी बाउंडिंग होनी चाहिए, अच्छी उनको अटैचमेंट होनी चाहिए, ताकि आप उनको अच्छे समटाइम्स स्ट्रिक्टनेस के अलावा आपके एज अ फ्रैंकनेस भी आपकी जरूरी होती है, ताकि आप उनके साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। एंड थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है, थैंक यू सर। थर्ड पार्ट आपके पास आ जाता है गाइड द फ्यूचर, कि फ्यूचर को हम लोग कैसे उसमें हमें वो कैसे गाइड कर सकता है, वो प्रोजेक्ट हम लोग कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। What do you need to do going forward to narrow the gap between the project leader you want to be and the project leader you are today? इसको सिंपली हम लोग देखें तो ये हमें इस चीज़ की सिंपल हम लोग फ्यूचर में अगर अपने उस प्रोजेक्ट को फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग देखें, तो वो इतना हमारे लिए हेल्पफुल होना चाहिए कि नेक्स्ट सॉरी जी सर, आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे? जी मैम, सेकेंड पार्ट को भी करूँगा, थर्ड पार्ट ही करना है बस? थर्ड पार्ट जस्ट। श्योर मैम। गाइड द फ्यूचर, आप जब एक टीम लीड परफॉर्म कर रहे हैं और आपने सब कुछ देखते हुए आपके ऊपर आपके एजेंट सीईओज वगैरह होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, आपने उनको भी अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई करना होता है। बस टीम को ही नहीं, अपने जो आपके पास ऊपर हाई अथॉरिटीज होती हैं उनको भी सेटिस्फाई करना होता है। इसलिए आपके पास जो है एक प्रोजेक्ट जब आता है, क्लाइंट भी होता है हमारे पास जिसका प्रोजेक्ट होता है, जिसको हम लीड कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये लाइन है, व्हाट डू यू नीड टू डू, आपको क्या करने की जरूरत है गोइंग फॉरवर्ड जाने के लिए, यानी कि अपने सीईओ या एग्जीक्यूटिव को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए क्या चीजें करने की जरूरत है, टू नैरो द गैप बिटवीन द प्रोजेक्ट लीडर यू वांट टू बी एंड द प्रोजेक्ट लीडर यू आर टुडे।
यानी कि हर जब भी एक इन्वायरमेंट में हम लोग हायर होते हैं एज HR या अपनी टीम लीड ही अगर हम अपने आप को कहते हैं, तो हमने अपनी परफॉर्मेंस से दूसरों को सेटिस्फाई करना होता है। और जो हमें ऑब्वियसली हर इंसान चाहता है कि जब वो जो आज स्टेज पे है वो नेक्स्ट आने वाले या इन फ्यूचर वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ आगे पॉजिटिव वे में ग्रो करे। तो इसलिए उसने ये कहा कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करना है, आपने जो अपने गैप्स हैं उनको कैसे फिल करना है। ऑब्वियसली हर इंसान को चाहिए, हर इंसान के अंदर कुछ गैप्स होते हैं जो कि टाइमली वो परफॉर्म करते हुए सीखता है। और प्रोजेक्ट लीडर आप आज किस तरह हैं और आपको नेक्स्ट फर्दर इन फ्यूचर एज अ प्रोजेक्ट लीडर बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, या आप आज क्या हैं और आपको कल क्या होने की ज़रूरत है, उन गैप्स को फिल करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उस हवाले से इस टॉपिक में इलेबोरेशन की हुई है कि फ्यूचर टर्म्स हमारे पास क्लियर जब तक नहीं होंगी कि हमने नेक्स्ट अपने आप को कैसे ग्रो करना है, तब तक हम अपना जो प्रेजेंट है वो उसको परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं हो पाएगी। थैंक यू सो मच।